उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम हथकंडे अपनाने के बाद ही आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सिर्फ 3 सीटें आती हुई दिखाई दी। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मोदी मैजिक के दम पर न सिर्फ सत्ता में बनी हुई है केंद्र में, बल्कि राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने का सपना और मंसूबे देख रही है, बांधती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम मंसूबे शायद धरे के धरे रह जाएं, ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव में प्रचार न करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी का परचम किसी भी राज्य में लहराता हुआ नहीं दिखाई देगा? आज ये बहुत बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। एक सबसे पहले रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं और फिर चर्चा करेंगे कि आखिरकार हार की समीक्षा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचंड वेग में बहने वाली मोदी लहर 10 राज्यों में हुए उपचुनाव के दौरान मुलायम पड़ती दिखाई दे रही है। उसमें भी लगा, वहीं पे लव जिहाद का झंडा और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के सहारे उपचुनाव की वैतरणी पार करने का सपना देख रही बीजेपी का दांव किस कदर उल्टा पड़ा है, इसकी गवाही खुद योगी के उतरे हुए चेहरे के भाव दे रहे हैं। उग्र हिंदुत्व के एजेंडे के साथ उपचुनाव में लोकसभा चुनावों की कामयाबी दोहराने की कोशिशों में जुटी बीजेपी को यूपी में मुंह की खानी पड़ी है और अब वो हार पर मंथन की बात कर रही है। चुनाव कैंपेन उसमें महत्वपूर्ण होता है एक, लेकिन साथ साथ टिकट वितरण किस रूप में किया गया है और संगठनात्मक संरचना किस रूप में की गई है, यानी व्यूह रचना आपकी क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि टिकट वितरण की समीक्षा और संगठनात्मक व्यूह की समीक्षा भी उसमें आवश्यक है। मैनपुरी लोकसभा सीट और 11 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 8 पर जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी अपनी फतह से गदगद है और जीत का श्रेय अपनी नीतियों को दे रही है। ये अलग बात है कि इतनी बड़ी जीत की उम्मीद खुद उसे भी नहीं थी। सांप्रदायिक दलों के खिलाफ मतदान हुआ है। लोग चाहते हैं कि सद्भावना, भाईचारा, मजहबी एकता और आपस में मिलके रहें। बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका राजस्थान से लगा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी से राज्य की जनता का मोहभंग 1 साल के अंदर ही होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आम आदमी से दूर होने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस सूबे में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करती हुई दिख रही है। 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 3 सीटें छीनने में कामयाबी हासिल की। मुझे लगता है कि प्रदेश में आज नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़ा हुआ है। अगर युवा हमारे साथ नहीं आते तो हम जीत नहीं सकते थे इन चुनावों के अंदर। तो कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और सबसे ज्यादा इस प्रदेश की जनता को सलाम करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत के नारे की शुरुआत गुजरात से की थी, लेकिन गुजरात में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 पर जीत हासिल करके बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में बेजान दिखाई दे रही कांग्रेस अब अपनी ताकत बढ़ाती हुई दिख रही है। मैं मानता हूं कि ये जो एक ख्वाब दिखाए गए थे गुजरात में भी, और जिस गुजरात मॉडल का मार्केटिंग किया गया था, उसकी जमीनी सच्चाई अब लोगों को समझ में आने लगी है। और ये मैं मानता हूं कि भाजपा के अंत की शुरुआत गुजरात से हुई है। आज देश के नतीजे भी यही दिखा रहे हैं। तमाम झटकों के बीच बीजेपी के लिए खुश होने की वजह पश्चिम बंगाल से आई है। बशीरहाट सीट पर जीत हासिल करके बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी बढ़ती हुई ताकत का सबूत दिया है। लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत में बड़ी भूमिका विकास और अच्छे दिनों के वादे ने निभाई थी, लेकिन मौजूदा उपचुनाव में बीजेपी का जोर लव जिहाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर दिखा। नतीजों से सवाल उठ रहा है कि क्या इसे जनता जनार्दन ने स्वीकार नहीं किया। टीम न्यूज नेशन। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुकता हुआ दिखाई दे रहा है? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। शक्ति सिंह गोवित कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से अशोक देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संबित जी, मैं चाहूंगा कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा की इन बातों को जरा आप गौर से सुने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भीतर आत्ममंथन की बात कही है और कई अहम सवाल खड़े किए हैं, ऐसा लगता है कि इस मौके पर आपके लिए समझना और जानना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा की बातें और उसका चर्चा शुरू करते हैं।
ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि मैं आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई द होल थिंग। ये हमें जरूर इंट्रोस्पेक्शन करनी है, जरूर सोचना है कि वेयर हैव वी फेल्ड आवर लीडर्स, लीडरशिप और संगठन को कैसे हमने उनको उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे हैं, ये क्या कमी है। 100 डेज हुए हैं, एक तरफ हम इतना बढ़िया डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर सामने आए, इतने बढ़िया से हम आगे बढ़ रहे, तो माना उत्तराखंड में तो बहुत जल्दी थी, उत्तराखंड में भी हम उत्तरांचल में उत्तराखंड वहां पे हम सीटें हारे और पंचायत भी हारे, जो बहुत दुखदाई लगा मुझको। उसके बाद हम जहां जहां चुनाव हुए हैं, खास बिहार में भी हमारे, लेकिन बिहार के चुनाव के बारे में तो मैं समझता हूं कि सारी बातें जो मैं शुरू में कहता हूं, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, गाली है ना लोकतांत्रिक तरीके से, तो मैं समझता हूं यहां पे तो इस बार जो हमें लोग बताते हैं कि ये सुशील मोदी जी का ही पूरा नेतृत्व था और सब कुछ सुशील मोदी जी ने ही किया, सुशील मोदी जी ने अपने ऊपर सारा भार लिया, शायद सुशील मोदी जी ने किसी को नजदीक नहीं आने दिया, किसी को नजदीक लाने के काबिल नहीं समझा। तो यानी ऐसा लोग कहते हैं कि सुशील मोदी जी कुछ वन मैन आर्मी बनने की कोशिश की है, वन मैन आर्मी बनकर चल रहे थे, तो उसका परिणाम जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। संबित पात्रा जी, तो क्या आप आज मानेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाया गया, लव जिहाद से लेकर हर तरह की चीजों को आजमाया गया, ये ध्रुवीकरण आज भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद ही कम से कम उत्तर प्रदेश में भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया और वसुंधरा राजे शायद राजस्थान में अब लोगों को लुभा नहीं पा रही? देखिए अजय जी, 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें से 32 सीटों का आज जो है रिजल्ट घोषित हुआ। 12 सीटों पर विजय हुई, 8 सीटों पर सपा और 7 सीटों पर कांग्रेस जीत के आई है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भी मैं बड़े विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश में हमारे हार को स्वीकार करता हूं और मैं मानता हूं कि ये चिंता का विषय है और एक मैच्योर लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें इस पर चिंता करनी चाहिए, हमें इसमें आत्मावलोकन करना चाहिए और जो भी नतीजा निकले उसको बहुत सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे जब फाइनल होगा 2017 में, उसमें जीत की तैयारी की और बढ़ना चाहिए और यही हम करेंगे भी। मगर दो तीन महत्वपूर्ण विषय उठता है। यह एक लोकल चुनाव है, यह एक उपचुनाव है, इसमें क्षेत्रीय विषय होते हैं, क्षेत्रीय लीडरशिप होती है। इसमें बार बार क्या मोदी वेव कम हो गया, क्या मोदी जी का मंत्र कम पड़ गया? संबित जी, इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मोदी वेव कम पड़ा या नहीं, इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जिस ध्रुवीकरण की राजनीति पर आप चल निकले थे उत्तर प्रदेश में, वो ध्रुवीकरण की राजनीति दरअसल वो दोमुही तलवार है जिसने आज आपको काट दिया? नहीं, देखिए अजय जी, हमने कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति में पहले भी विश्वास नहीं किया था और अब भी विश्वास नहीं करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान होगा 2014 का लोकसभा का जो चुनाव है वह ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा गया था। जो कि हिंदुत्व का परचम लहराते फिरते कहीं कोताते नहीं हैं, उनको आप फेस उत्तर प्रदेश में बना दें। इससे ज्यादा हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का मसला और क्या हो सकता है, जरा बताइए संबित जी। देखिए, मैं आपको वही उत्तर दे रहा हूं कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप याद करिए उससे पहले जितने अनगिनत हमारी डिबेट्स हुई थी उसमें एक ही बात उठती थी कि नरेंद्र मोदी जी एक पोलराइजिंग फेस है। आपको ये वर्ड भी याद होगा कि वो एक पोलराइजिंग फेस है, वो हार्डकोर हिंदुत्व हैं और उन्होंने 2002 कर दिया, उन्होंने नरसंहार कर दिया। इस प्रकार से तमाम टीवी चैनलों से लेकर तमाम हमारे ऑपोजिशन के लोग यही सुबह से शाम तक रटन लगाते थे, मगर हिंदुस्तान की जनता ने इसे नकार दिया। हिंदुस्तान की जनता ने कहा जो कि आपने नहीं, कहा उसी से हम जनता पार्टी और नरेंद्र आज संबित जी ये कहने को मजबूर होते दिख रहे हैं कि क्या ये मोदी वेव का अंत है। अशोक देव जी, समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है कि सांप्रदायिक राजनीति को करने वालों को करारी शिकस्त मिली है, लेकिन जरा भाई साहब आपने भी तो वही किया। माइनॉरिटी वोट पोलराइजेशन में आप भी तो उतने ही आगे रहे। अजय जी, सबसे पहले मैं प्रदेश की जनता को इस बात का बधाई दूंगा कि कम से कम जनता ने 100 दिनों में बात समझ गई कि ये किस तरह के मुद्दे लेकर के आए थे। एक विकास का मुद्दा लेकर आए थे, फर्जी गुजरात मॉडल को लेकर के आए थे और 100 दिन होने के बाद ये तुरंत जो है तब्दील हो गया सांप्रदायिकता में।
कभी लाउड स्पीकर को लेकर लड़ाई की है, कभी लव जिहाद को। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमेशा समाजवादी पार्टी सरकार ने विकास की बात की, चाहे चुनाव के पहले हो, चाहे चुनाव के बाद हो, चाहे कल की बात हो, हम हमेशा विकास की बात करते हैं और चैनल पर भी विकास की बात की। क्या ये वाकई में विकास का वोट है या वो सांप्रदायिकता का तलवार जो कि भारतीय जनता पार्टी चला रही थी इस बार उसके ऊपर गिर गई? देखिए, दो बातें हैं। एक तो विकास की बात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2.5 साल में जो उत्तर प्रदेश में दो बातें नहीं हो सकती, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा, चाहे या तो ये कार्ड आपके लिए चला या ये कार्ड आपके लिए नहीं चला। फायदा या तो आपको होगा या फिर उन पार्टियों को होगा जो सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाती हैं। नहीं, देखिए, मैं आपसे मेरी पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। विकास तो हुआ ही है। विकास जो है आम जनता जो है ये समझ चुकी है कि विकास का काम केवल समाजवादी पार्टी करती है, विकास की बात समाजवादी पार्टी करती है। और ये लोग केवल सांप्रदायिकता फैलाते हैं, पति पत्नी के बीच में लव जिहाद के नाम में ये विकास की राजनीति है या सांप्रदायिकता की राजनीति जिसका आज एक तरह से फल हासिल करते दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी? ये तो बहुत अच्छा है कि ये वोट आपको मिले हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा एनालाइज कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वोट मिले हैं आपको विकास के लिए, विकास नहीं करने के बावजूद ये वोट मिले हैं, इसके लिए जनता को धन्यवाद दीजिए। एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जिसमें आपने बेटर किया हो। अब ये जो मिले हैं वोट, इस पे एक बार एनालाइज कीजिए कि अगर आप वाकई विकास करते तो कितना अच्छा होता, तब कितना वोट मिलता। और ये जो 73 सीटें बीजेपी जीती है शायद ये स्थिति ना होती। तो आपके लिए एनालिसिस ये होनी चाहिए कि अगर बगैर विकास के हमें इतना वोट मिल रहा है, मायावती ने नहीं चुनाव लड़ा, बीएसपी ने नहीं लड़ा, शायद उसके फैक्टर हैं, उसको आप छोड़ भी दीजिए। जनता को जरूर धन्यवाद दीजिए, लेकिन धन्यवाद इसलिए दीजिए कि विकास कहते हैं किसको ये बताइए। विकास की जो बात कर रहे हैं आप, एक विकास की बात कर रहे हैं, वैसे आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप फिर भी बोल लीजिए। अशोक बता रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक चीज होती है, उसके 3 पैरामीटर है। अगर आप उसमें से एक भी बता दें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के एक भी पैरामीटर पे आपने इन 3 सालों में बेहतर किया हो, 2 सालों में, तो मैं बता दूं कि आपने विकास किया है। 3 पैरामीटर है, कहिए तो मैं वो भी बता दूं। इसलिए विकास क्वेश्चन आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए। हम पूरे देश में अशोक जी नहीं है, अशोक जी आप अच्छा करें, आप अच्छा करें, इसके लिए उद्यत हो, ये अच्छी बात होगी। देश में अब आते हैं बीजेपी की तरफ। विकास करते हैं बीजेपी को ये सिंह साहब ये विकास की बात कर रहे हैं। अशोक जी जरा इतना बता दीजिए, आपके राज्य में बिजली मिल रही है क्या? बना दिया। विकास की बातें तो तब करते जब आपके राज्य में बिजली भी मुहैया होती। 3 प्लांट के तीनों ठप पड़े। आप बहाने बनाने की बात अलग है, लेकिन शक्ति सिंह जी क्या आपको लगता है, शक्ति सिंह जी क्या लगता है? अशोक जी हम सिर्फ उत्तर प्रदेश पर डिबेट नहीं कर रहे, अशोक जी हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहे, हम इस पर भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं। अशोक जी क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है आज उसे एक कम से कम पड़ाव पर लाने की कोशिश करते हुए आप सफल होते दिख रहे हैं? गोयल साहब से पूछ रहे हैं आप शायद। जी शक्ति जी, समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी ने इस पड़ाव को रोक दिया है। शक्ति जी, ओहो, देखिए अजय कुमार जी, पूरे देश के आज जो नतीजे हमारे सामने आए बाई इलेक्शन के, काफी स्टेट्स थे उसमें जी, मैं सबसे पहले तो इस देश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी का एक परिचय दिया है। गुजरात में 9 सीट्स थी, ये 9 की 9 सीटें बीजेपी के पास थी और 9 में से 5 सीटें 40,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा जीती थी कुछ ही महीनों पहले, और 30 साल से ये सीटें हमारे पास नहीं थी। डीसा की सीट जो हम 59,000 माइनस थे, वो सीट 10,000 से ज्यादा वोटों से हम जीते हैं। तो एक आप वोटिंग पैटर्न भी देखोगे तो गुजरात में भी एक फरेब का चेहरा दिखाया था, उसका बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है जनता ने, दिखता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट्स जीतते हैं तो कहते हैं मोदी लहर है, मोदी लहर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मोदी लहर है। और जब बाई इलेक्शन में आप हार जाते हो तो क्यों शर्माते हो? स्वीकार कीजिए कि मोदी लहर जैसी चीज अगर कुछ बनी थी तो उसका वापसी होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये कहा गया था उस वक्त पे, चुनाव के वक्त, कांग्रेस को हटाओ, मुझे बिठाओ और मैं यूं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इस देश की जनता ने देखा कि तो सिर्फ ख्वाब बेच गए, कांग्रेस मुक्त, हमें उल्लू मत बनाओ, ये जनता अब कहती है और यही ये संदेश है इनके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात अजय कुमार जी मैं ये कहूंगा, जी बिल्कुल संबित जी, बहुत देर से डाकू हो रहे हैं, जरा एक सेकंड सुन लीजिए संबित जी का क्या जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड जी संबित जी,
अजय जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये हर चीज पे नरेंद्र मोदी जी को ले आते हैं कि उन्हीं की वेव खत्म हो रही है, स्वाभाविक रूप से वो नाइटमेयर है, वो उनको डर बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नाम का, तो हर ले आते हैं, हर चीज में ले आते हैं। मगर मैं इतना मानना चाहता हूं कि हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव में कैंपेन करने जाते तो हमें 5 से 7 सीट फायदा हो जाता हमें, और हाँ, अगर राहुल गांधी चुनाव कैंपेन में चले जाते तो इसी कांग्रेस को 3 सीट जीती है वो उसका नुकसान हो जाता। तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी का ना जाने से हमें नुकसान हुआ है और राहुल गांधी के ना जाने से कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है। मैंने आपका ये ट्वीट पढ़ा और उसके बाद से मेरे दिमाग में बस एक बात घूम रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की खवैया सिर्फ नरेंद्र मोदी है, या आप लोग मान चुके हैं कि पर्सनालिटी कल्ट के अलावा आज आपके पास कुछ नहीं बचा है, या आदित्यनाथ हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि हमने अगर 32 सीट्स में 13 सीट हम जीत लिए हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें अगर कोई जोड़ होता है नरेंद्र मोदी जी के देखिए आप ये बात अलग है, डेवलपमेंट के एजेंडा के कारण राहुल गांधी कैंपेन न करें और हमारा जो व्यक्तित्व है, नहीं अच्छा देखिए, अगर राहुल गांधी कैंपेन न करें तो आप चुटकी लेते हैं, आप कहते हैं कि भाई कैंपेन नहीं किया तो कांग्रेस पीछे पड़ गई, और अगर नरेंद्र मोदी कैंपेन नहीं करते तो आपको नुकसान होता है, यानी कि आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा आपके पास कोई नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना ये नरेंद्र मोदी के बिना संगठन का सीट नहीं, दोनों यही तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, होलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, जब हमारा मुखिया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही एक साथ मिलके किस प्रकार से हम सीट जीतते हैं, यही तो होलिस्टिक रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है, जिस प्रकार से कर रही थी कि अगर मोदी जी प्रचार नहीं करते हैं तो फिर क्या होने वाला है? सिंह साहब क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से शायद ये अगर ये टेस्ट किया है तो इनको ये समझ में आ गया होगा कि मोदी जी उनका जो डेवलपमेंट का प्लान था उसको छोड़ के कहीं भी आप ट्रेडिशनल फॉर्मेट में अगर जाते हैं, जो आपने 1990 से शुरू किया था या 84 से शुरू किया था सिलसिला ये, तो वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट जिसमें एग्रेसिव हिंदुत्व को लाते हैं, एक गेरुआ पहने आदमी को, आदित्यनाथ को आप ले आते हैं, और आदित्यनाथ को ले आके आप लव जिहाद, जोधा भाई 500 साल पुराना घटना जोधा भाई अकबर का और ये किस्से बयान करते हैं, 2000 साल पुराना सिकंदर को ले आते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और आज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस समाज का बदल गया है, हिंदू तासीरन लिबरल है, लिहाजा जैसे जैसे आप एग्रेसिव हिंदुत्व पे जाएंगे ये काउंटर प्रोडक्टिव हो, आपको नुकसान होगा। तो ये मोदी जी का भी आप नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ से जिस तरह से जनता ने 31% वोट दिया था, हालांकि वो लहर हम नहीं मानते हैं, 28% पे कांग्रेस रही थी 2009 में, किसी ने नहीं कहा कि सोनिया गांधी की लहर है, और 3% अगर 31% हो जाता है बीजेपी का तो हम उसको लहर कहते हैं, बीजेपी भी लहर कहती है, सुनामी भी कहती है, तो लहर नहीं था, इंडोर्समेंट था। अब आप उसको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि इसको अगर रिटेन करना है तो आपको एक लिबरल फेस लाना पड़ेगा, लिबरल एटीट्यूड रखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, आदित्यनाथ का प्रयोग फेल हो गया। बिल्कुल। शक्ति जी, क्या आपको लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आता हुआ दिखाई दिया है, हिंदुत्व का एजेंडा, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है? देखिए, यही चेहरा है, और जिस तरह से मैंने नरेंद्र मोदी को करीबी से देखा है, उनके एंडोर्समेंट के बिना चाहे आदित्यनाथ हो चाहे साक्षी हो, कोई ऐसी भाषा नहीं बोल सकता है। मोदी खुद चाहते थे, आरएसएस बीजेपी का यही तो चेहरा है। पर मैं यूपी की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस देश की संस्कृति को समझ के यूपी की जनता ने जो एक मैंडेट दिया है और जो मैसेज दिया है कि आप हमें लव जिहाद के नाम पे, आप हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे, आप अकबर जोधा के नाम पे, आप हमें गुमराह नहीं कर सकते हो। हम इस देश के सेक्युलर वोटर हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में एकता प्यार बना रहे, और यही मैं मानता हूं इस देश के लिए फक्र की बात बिल्कुल संबित जी कि इनकी चाहे मुद्दा चाहे लाख बुरा, तो वह क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल संबित जी बताइए। अजय जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये लव जिहाद के ऊपर जो अनगिनत डिबेट हुए थे और ये जो तथाकथित रूप से जिस प्रकार के दंगे होते रहते थे उत्तर प्रदेश पे, उस पे जितने डिबेट्स होते थे, तो कांग्रेस का एक रटा रटाया सेंटेंस होता था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है, ये आपस में मिलके पोलराइजेशन कर रहे हैं और फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम आज मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं तो आपको फायदा होता है, जिस प्रकार से का मसला होता है तो आज जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता
नहीं, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता सपा को एंडोर्स करते हुए दिख रहे हैं, तो उनकी वो थ्योरी गलत थी या ये थ्योरी ठीक है? तो कौन सा गलत है, कौन सा आज ठीक है? समृद्धि पहले आपके सामने, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। सवाल ये है कि क्या आप इस तरह की राजनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह के चेहरों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जो ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं? और अगर ऐसा होगा तो शायद उत्तर प्रदेश, जहां आप अपनी जमीन तलाश कर उसे मजबूत इमारत में तब्दील करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। ये सबक आप सीखने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं अजय जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, और हमने देखा है 2014 के लोकसभा चुनाव में नेशनल डिस्कोर्स को अगर किसी ने बदला है, कि इस नेशनल डिस्कोर्स को कम्युनलिज्म से लाके डेवलपमेंट पे खड़ा किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजने लगा, देखिए अजय जी, सीरियस नोट पे साक्षी को और आदित्यनाथ को मोदी क्यों नहीं रोकते हैं? निकाल दो पार्टी से उनको, अगर आपकी ये थियरी नहीं है तो। एक सुरक्षित नहीं है, महंगाई आसमान छू रहा है, क्या बदला आपने? नहीं, अरे अजय जी, आप अजय जी एक सुन लिया, अशोक जी रुकिए आप। अजय जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अच्छे दिन की हम बात कर रहे थे, अच्छे दिन का डेफिनेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है, ग्रोथ रेट आगे बढ़ता है और इन्फ्लेशन रेट नीचे गिरता है। समित जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डिबेट हम साल भर पहले के जमाने की भाषा सुन रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सफाई देते थे उपचुनाव हारने के बाद, आज आप वैसी सफाई देते दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट वही शब्द वही दिखाई दे रहे हैं, वही सेंटेंसेस। साल भर पहले सिर्फ चेहरा बदल गया, कांग्रेस की जगह आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले हम चुनाव नहीं हारे हैं, इससे पहले भी हम चुनाव हारे हैं, बल्कि हम तो इस बार जिस मैंडेट के साथ आए हैं, उससे पहले हम ऐसा कभी मैंडेट के साथ नहीं आए हैं। 2004 हो या 2009 हो, दोनों ही बार हम चुनाव हारे हैं। स्वामी जी, एक जमाना था जब आप लोग ये कहते नहीं सकते थे कि राहुल गांधी पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता। अब लगता है कि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी कुछ भी गलत कर सकते हैं। नहीं, आप अपने दिल से पूछिए ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपने दिल से ही पूछ लें। डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर, एक अच्छे इंसान, एक नेतृत्व प्रदान करने वाला नेता है कि नहीं? अशोक जी, आपका दिल क्या कहता है? उनका तो दिल ही नहीं है ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी ने चुनाव के दौरान बता दिया था, कहाँ है समाजवादी पार्टियों का दिल? तो सेफाई में है। उस दिन अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, और उस दिशा में इनके नेता कर रहे हैं। चाहे वो जो है अमित शाह साहब बोलते हैं अपमान का बदला, और चाहे योगी जी बोलते हो, चाहे इनके जो है मोहन भागवत साहब बोलते हो, चाहे दिलीप साहब। शक्ति जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, इससे पहले कि विकास की बात पर कभी इन्होंने बात नहीं किया। शक्ति जी, विकास क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप इतने उत्साहित हैं, क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी जरा सक्रिय दिखाई देंगे या ऐसे ही नाराज रहेंगे? देखिए अजय कुमार जी, राहुल गांधी जी हमारे उपाध्यक्ष और नेता है, वो पहले भी रहे हैं, लीडर बन के सामने आके लड़े हैं, और हमने कभी अहंकार नहीं किया है। आपको गुजरात की एक बात कह दूं और मेरी बात खत्म करता हूं जी। जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यहां के मुख्यमंत्री ने अहंकार से कहा कि मोदी जी का बर्थडे है, 9 सीट यहां से मैं उनको तोहफे में देना चाहती हूं। क्या जनता आपकी जेब में है? आप लेके दे दोगे? जनता ने मैसेज दिया कि हम आपके ऐसे लफ्जों को नहीं एंडोर्स करते हैं, और 3 सीटें हमारे पल्ले में आई। और अब अगर वोट शेयर देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस का गुजरात में इन 9 सीटों पे इतना बड़ा फासला था, सिर्फ इतना सा हो गया है। और अगर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भाजपा स्वीकार करती है तो क्यों वो साक्षी को और आदित्यनाथ को? चलिए, ये तमाम सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने बने हुए हैं कि ध्रुवीकरण की इस राजनीति पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों चल निकली थी। इसका जवाब शायद वो तलाशेंगे ही, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बातों को सामने रखा। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।